गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो मैनी थैंक्स टू फोरम IAS, इन्होंने प्लेटफॉर्म दिया कि थोड़ा कम्युनिकेशन बन पाए। और मैं अपना परिचय दे दूँ। मेरा नाम कुमार हर्ष है। जून 2015 में मैंने DC से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया। उसी वक्त फॉर्म भरा, अगस्त में एग्ज़ाम था। एग्ज़ाम दिया, प्रीलिम्स में हो गया। उसके बाद बात आई कि यार मेंस, और जब प्रीलिम्स दे रहा था तो फिर ये भी था कि मन में था कि सिर्फ प्रीलिम्स निकालेंगे इस बार, अगली बार मेंस देखेंगे। ये ना हो कि यार प्रीलिम्स भी ना निकले, नहीं तो लोग ये भी कह देते हैं कि यार IAS की तैयारी करनी है तो प्रीलिम्स वो नहीं होना चाहिए। मैंने कहा नहीं यार, इस बार प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे, मेंस अगली बार देखेंगे। फिर सुना था कि 4-5 साल लग जाते हैं, महायज्ञ टाइप होता है ये, तो एक बार टूट गए तो फिर आहुति देते रहिए। तो निकल गया, मतलब 120 नंबर आ रहे थे, तो मैंने कहा चलो इसमें हो जाएगा एक बार। तो फिर बात आई कि मेंस की प्रिपरेशन कैसे की जाए। तो कोचिंग मैंने हालांकि ली नहीं थी कहीं, और खुद से ही पढ़ रहा था। तो फोरम IAS ही एक मतलब स्रोत था कि जिससे पता चले कि किस तरीके से होना है। उस पर बहुत सारे थ्रेड्स होते हैं, अभी बन गए हैं मेंस प्रिपरेशन और ये सब, और नहीं भी हैं तो मतलब आप पिछले साल के थ्रेड्स देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। तो उस पर मैंने देखना शुरू किया कि कैसे क्या किया जाए। तो एक बात बहुत क्लियर हो गई कि सिलेबस तो यार हो नहीं सकता है 3 महीने में, तो फिर कैसे किया जाए। तो पता चला कि हाँ, मैंने मतलब बाकायदा कुछ आंसर्स भी लिखे। तो ये पता चला कि ज़्यादा जो है, ज़्यादा पढ़ना भी नहीं चाहिए इसमें, ज़्यादा मतलब लिखने पे फोकस करना चाहिए कि लिखा कैसे जाए, क्योंकि अल्टीमेटली एग्ज़ाम में जाके लिखना ही है। पढ़ आप कुछ भी लें, कितना भी एकेडमिशियन टाइप कुछ भी पढ़ लें, लेकिन अगर एग्ज़ाम में नहीं लिख पा रहे हैं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये बात पता चल गई कि लिखना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी तरीके से कई टॉपर्स के टॉक्स भी सुने, तो वो भी लगभग यही कह रहे थे कि यार आप आंसर राइटिंग शुरू कर दीजिए। तो मैंने क्या किया कि थोड़ा एक बेसिक तो सिलेबस कवर कर ही लिया, कि जो टॉपिक्स हैं उस पर एक बेसिक पकड़ हो। उसके बाद तो पूरा एक्सप्रेशन कर किया जाए, कि एक्सप्रेस किया जाए कैसे किया जाए अपने आप को आंसर्स में। तो मतलब GS का जो पूरा पैटर्न है बेसिकली अब जो है पिछले 3-4 साल से बहुत डायनेमिक हो गया है। जैसे GS2 के टॉपिक्स उठा लीजिए, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर। तो कभी डायरेक्ट सवाल नहीं आता है कि जुडिशरी और लेजिस्लेचर में अगर ये हो जाए तो क्या होगा। सवाल हमेशा ये आएगा, इस तरीके से आएगा कि जुडिशरी क्यों पावर ले रही है अपने हाथ में लेजिस्लेचर की, या इस तरीके से, या जो पिछले कंटेम्प्रेरी टाइम्स में जो इश्यूज चल रहे हैं उससे रिलेटेड। जैसे मुझे याद है कि एक हमारा टॉपिक होता है NGOs, ठीक है, NGOs का क्या रोल है और ये सब। तो अगर आप NGOs पे पूरा लिटरेचर पढ़ने बैठिएगा तो काफ़ी लंबा चौड़ा है, हो सकता है किताब पढ़ लें पूरी। और जो भारत में उससे रिलेटेड रूल्स हैं वो भी बहुत सारे एक्ट्स हैं, रेगुलेशंस हैं, नोटिफिकेशंस हैं, तो इतना तो पढ़ नहीं सकता आदमी। तो पूछा इसमें वही जाता है जो पिछले 1-8 साल में चल रहा है। तो आपको पिछले साल याद होगा मेंस का पेपर जो दिया था जिन्होंने, तो उसमें एक सवाल आया था NGO पे बकायदा कि FCRA नॉर्म्स बताइए। तो वो चल रहा था न्यूज़ में कि उससे रिलेटेड कुछ नोटिफिकेशंस आए थे, तो वो चल रहा था। तो ये एक थ्रेड बेसिकली आपको पता चल जाती है कि जो टॉपिक है उससे रिलेटेड जितना कुछ चल रहा है वो आपका कवर्ड होना चाहिए। यही बात अप्लाई होती है ज्योग्राफी जैसे केस में। ज्योग्राफी में मुझे याद है पिछली बार मेंस में कोई ऐसा सवाल ही नहीं आया था कि माउंटेन बिल्डिंग या टेक्टोनिक प्लेट्स, जो मतलब कायदे से आप कह सके ज्योग्राफी है, ठीक है। सवाल आ गए थे उस पर, आर्कटिक में जो आप ड्रिलिंग करिएगा, तो उस तरीके के सवाल हैं। तो वो डायरेक्टली ज्योग्राफी से रिलेटेड है नहीं, थोड़ा एनवायरनमेंट हो जाता है, थोड़ा क्लाइमेट चेंज हो जाता है। तो हम जब अपनी तैयारी कर रहे हो तो ये सेंस डेवलप करना बहुत ज़रूरी है कि ज्योग्राफी से रिलेटेड कौन से इश्यूज आ सकते हैं। अब जैसे आर्कटिक ड्रिलिंग है, बहुत सारे इश्यूज हैं इसमें, पॉलिटिकल इश्यूज भी हैं, स्ट्रैटेजिक इश्यूज हैं।
तो अब ज्योग्राफी से रिलेटेड क्या निकल सकता है? एक तो भाई ट्रांसपोर्टेशन वाला निकल सकता है कि रूट्स शॉर्ट हो जाएंगे। तो उस तरीके से जब भी आप करंट अफेयर्स देख रहे हैं, मैक्सिमम तो करंट अफेयर्स ही आप मेंस में फोकस करिएगा डायनेमिक के लिए। तो आप पढ़िए उस तरीके से कि उस स्ट्रक्चर में आप घुस जाएं कि कैसे आंसर कैसे किया जाए, ठीक है। बाकी अगर मैं क्रमशः बात करूं जैसे GS1, GS2, 3, 4 की, तो GS1 में वैसे कुछ ज़्यादा है नहीं, मतलब जो डायनेमिक हो। अब हिस्ट्री है तो कुछ एक या तो बिपिन चंद्रा पढ़िएगा या स्पेक्ट्रम पढ़िएगा, और बिल्कुल मतलब उसी से सवाल लगभग अटकते हैं। और अगर नहीं अटकते हैं तो फिर मुझे लगता है कि अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल नहीं है तो आप नहीं ही कर पाइएगा उसमें, फिर कुछ और ही मतलब अलग आ जाता है। और तो दिक्कत उसमें बेसिकली आती है सोशियोलॉजी रिलेटेड टॉपिक्स में, स्पेशली उनको जिनका सोशियोलॉजी ऑप्शनल है नहीं, या वर्ल्ड हिस्ट्री में। अब वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या है कि लोग कहते हैं ना कि किताब वो पढ़ो नॉर्मन लो और ये सब 600 पेज की किताब कैसे पढ़ेगा आदमी? 600 पेज भला कोई पढ़ सकता है? 600 पेज सपोज आपने पढ़ भी लिया तो ऐसी किताब तो है नहीं कि एग्जाम से एक दिन पहले 2 घंटे में रिवाइज हो जाए। और आपने कर भी लिया, चलिए मान के चलिए कर भी लिया, हो सकता है एक ही सवाल आए, ठीक है। तो ये बड़ा ज़रूरी हो जाता है फिर कि कैसे कम समय में इस टॉपिक को कवर करें और उससे रिलेटेड सारे सवाल कर दें। तो मैं जब दे रहा था मेंस तो 5 दिन पहले मेरा ख़त्म हुआ नहीं था वर्ल्ड हिस्ट्री। तो मैंने क्या किया, एक फोरम पे देखा कि कुछ यार नोट्स वोट्स मिल जाए, तो उस पर एक थ्रेड चल रहा था शेयरिंग नोट्स। उस पर एक थी, उनका यूज़र नेम था फूना फूटी करके था यूज़र नेम, उन्होंने एक नोट्स वोट शेयर किए थे, 10-15 पेज के होंगे नोट्स, और मैं वही पढ़ के चला गया यार अब जो है इसी में से कर लेते हैं। और आ गए, 3 सवाल उसी से आ गए, ठीक है। एक्चुअली था क्या ना कि वो जो नोट्स थे ना वो आप खुद से भी बना सकते हैं। अब अगर अभी आपके पास बहुत समय है तो खुद से भी उस तरीके के नोट्स बना सकते हैं। उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या होता है ना, कई बार ऐसे टॉपिक्स आ जाते हैं पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 वाले, जो खास करके टॉपिक्स हैं, बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेज वगैरह होते हैं ना उसमें, तो कई बार ऐसा आ जाता है जो कुछ आइडिया ही ना हो। मुझे लगता है कि उसमें बस अगर एक लाइन का भी आइडिया हो जाए ना बस आपको, तो आप थ्रेड पकड़ लीजिएगा, आप आंसर कर दीजिएगा, ठीक है। ये बड़ा ज़रूरी हो जाता है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो थोड़ा थोड़ा हर चीज़ का आइडिया ले लें, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 1, 2 तो है ही, खैर वो इम्पोर्टेंट, लेकिन बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं उसमें कम से कम ये हो कि एक लाइन तो पता हो यार, उसके बाद तो आंसर खींच लेंगे, ठीक है। बाकी सोशियोलॉजी पे आए अगर, तो उसमें भी अब बाज़ार में बहुत नोट्स मिलते हैं मोटे मोटे, मतलब जो है, तो वो जो है मतलब अब विजन के जो नोट्स हैं, विजन वाले जो नोट्स हैं वो तो, और वो लक्ष्मीकांत से भी मोटी हो जाती है, वो कैसे पढ़िएगा, समझ रहे हैं। तो वो वाले आपको नहीं पढ़ने। तो कैसे पढ़ना है? पढ़ना ऐसे है कि जो आपका कोई भी किसी भी कोचिंग सेंटर का उठा लीजिए, ठीक है, वो नोट्स जो है आप एक बार पढ़ लीजिए। लक्ष्मीकांत की तरह कंठस्थ नहीं करना, एक थोड़ा जनरल आइडिया हो जाए, ठीक है। अब वो जनरल आइडिया आपको जब मिल जाता है उसके बाद आप आंसर में उसको आराम से मोल्ड कर सकते हैं। तो उसमें फिर ये बात बहुत ज़रूरी हो जाती है कि जो टेस्ट सीरीज़ आप कर रहे हैं, जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, उसमें आप मैक्सिमम क्वेश्चन सोशियोलॉजी के करें, ठीक है। हो सकता है पहली बार ना हो सकता है पहली बार कुछ लिख ही नहीं पाए, तो फिर उसको एनालाइज करिए, बाकी लोगों ने क्या लिखा है वो देखिए। तो इस तरीके से फिर जो है वो एक आप स्ट्रक्चर पकड़ लीजिएगा आंसर का धीरे धीरे करके, ठीक है। जैसे मुझे याद है कि एक सवाल आया था मेंस में कि सेक्स रेशियो जो है वो ट्राइबल्स में क्यों ज़्यादा हो जाता है और बाकी जगह क्यों कम हो जाता है। तो अब इस सवाल को कैसे आंसर किया जाए, मुझे लगता है एक आध ही पॉइंट है जो जनरल है। एक तो मतलब मैट्रिलिनियल सोसाइटी है या ये है। दूसरा थोड़ा अगर आप इसको और सोचें और डायमेंशंस में सोचें तो फिर आप ये लिख सकते हैं कि जैसे पंजाब और हरियाणा है तो उधर क्या है कि जीडीपी पर कैपिटा जीडीपी ज़्यादा है, ठीक है। और पर कैपिटा जीडीपी ज़्यादा है इसलिए आप जो है आपके पास डिस्पेंसेबल इनकम ज़्यादा है और आप अल्ट्रासाउंड जो है आसानी से करा सकते हैं, 2000 रुपये अफोर्ड कर सकते हैं वहाँ के लोग। लेकिन अगर आप छत्तीसगढ़ में आ जाएँ और या झारखंड में आ जाएँ
तो झारखंड उधर क्या है कि पर कैपिटा इनकम कम है। अब अगर 1000 रुपये की इनकम ही है सिर्फ, तो वो कहाँ मतलब कैसे अफोर्ड कर पाएंगे अल्ट्रासाउंड कराना, ठीक है। तो इसलिए मतलब जब वो चीज़ वहाँ पे आए ही नहीं है तो फिर वो टेस्ट करा ही नहीं सकते, तो सेक्स रेशियो अपने आप वहाँ पे बढ़ जाता है, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट डायमेंशंस में सोचना बड़ा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। और फिर अगर मैं GS2 और 3 की बात करूँ एक साथ कंबाइंड मैनर में, तो GS2 और 3 का जो है मतलब उसमें बहुत डायनेमिक है। अब आजकल क्या हो गया 2-3 साल से GS2 3 में टॉपिक्स ऐसे पूछने लग गए हैं कि जो उतने डेवलप्ड टॉपिक्स नहीं हैं, जिन पे लिटरेचर उतना उपलब्ध है नहीं बाज़ार में। अब इस बार एक सवाल आया था कि दिल्ली में इतना पोल्यूशन क्यों हो रहा है, बाकी शहरों में क्यों नहीं है। बात सही है कि इस पे 2-3 महीने चर्चा चली थी, आर्टिकल्स आए थे बाकायदा अच्छे से, तो लेकिन उतना कुछ मतलब कंटेम्प्रेरी इशू नहीं था कि 4-5 साल से चल रहा है, ठीक है। तो इस पर आपको मैक्सिमम 1-8 पॉइंट पता होगा या 1-2 पॉइंट। तो ऐसे टॉपिक्स में बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि जो 2-3 मेन पॉइंट है वो आपको पता हो, क्योंकि आप ज़्यादा कुछ इधर उधर कर नहीं सकते हैं इसमें, ठीक है। तो इन टॉपिक्स को अच्छे से आप जो बिल्कुल करंट वाला है ना, बिल्कुल अच्छे से आपको 3-4 पॉइंट पता होने चाहिए, ठीक है, इन टॉपिक्स के बारे में। बाकी GS2 3 में एक राज्यसभा टीवी आता है। आप लोग में से कितने लोग देखते हैं राज्यसभा टीवी? अच्छा, तो रेगुलरली देखते हैं यार? रेगुलरली देखिए, मतलब वो जो चीज़ है ना वो आप रेगुलरली देखिए। मेरा मतलब ऐसे था कि प्रीलिम्स के बाद मैंने 10 दिन सिर्फ राज्यसभा टीवी देखा था। मतलब जनवरी से लेकर सितंबर तक जितने एपिसोड आते हैं बिग पिक्चर और इंडियाज़ वर्ल्ड के, वो सब मैंने देखा था। और उसमें से 6 या 7 पॉइंट के नोट्स बना लीजिए, ज़्यादा नहीं, 6-7 पॉइंट। ज़्यादा कर लीजिएगा तो फिर रिवाइज़ नहीं हो पाएगा। अब ये इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि वो एक विजुअल मीडियम है, आपको याद रह जाएगा, ठीक है। पेपर पढ़ना क्या होता है ना कि पेपर आप पढ़िएगा तो किताब जैसा हो जाता है वो, ठीक है। इसमें ये होता है कि वो एक नैरेटिव डेवलप करते हैं, चर्चा होती है, डिस्कशन होता है। अब आपको लगता है कि यार डिस्कशन सुन रहे हैं तो याद रह जाता है वो, ठीक है। और जो टॉपिक्स वो डिस्कस करते हैं बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कस करते हैं। ये नहीं कि बीच से उठा के कहीं डिस्कस कर लिया। अगर ब्रेक्जिट ही डिस्कस कर रहे हैं तो एक पीछे से आपको बैकग्राउंड देंगे, ठीक है, वो बैकग्राउंड देंगे और थोड़ा अभी कंटेम्प्रेरी जो चल रहा है वो देंगे, और फिर इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो देंगे, और फ्यूचर में यूरोप एज एन एंटिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा वो भी बताएंगे। तो एग्ज़ाम के लिए यही ज़रूरी है कि 6-7 लाइन में पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज हो जाए, ठीक है। तो वो आप लोग देखना शुरू करिए। और कई बार क्या होता है ना कि बहुत बाज़ार में वो भी राज्यसभा टीवी के नोट्स भी आते हैं, वो उतना अच्छा नहीं है, फिर तो उसमें और बाकी में फ़र्क नहीं रह गया ना, ठीक है। फिर वो विजुअल मीडियम वाली बात नहीं रहेगी और मज़ा भी आता है वो देखने में। ऐसी बात नहीं है कि आप बोर हो जाइएगा। वंस यू गेट इन टू दैट हैबिट कि आप एपिसोड देख रहे हैं तो वो अच्छा भी लगता है। एक और बात की मतलब जैसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ग्लोबलाइजेशन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, तो इस पर बहुत लोग किताब ही पढ़ जाते हैं। किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, किताब एकेडमिशियन थोड़ी बनना है हमें, ठीक है। तैयारी इस तरीके से हो कि कोई भी टॉपिक हो, जो पान की दुकान पे बैठ के चर्चा होती है ना कि भारत में गरीबी क्यों है, कोई कह रहा है इस वजह से, कोई कह रहा है इस वजह से, दूर कैसे किया जाए, तो इस तरीके से किया जाए, तो वो बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि आप वो वाला मतलब फ्लेयर डेवलप करें कि जो जनरल पॉइंट्स हैं उसको कवर करें। बाकी ग्लोबलाइजेशन और एग्रीकल्चर इन टॉपिक्स पर आप 10-12 जेनेरिक पॉइंट बना लें, ठीक है, कॉपी में 10-12 जेनेरिक पॉइंट। बाकी आपको वही पॉइंट हर जगह लिखना है, चाहे क्वेश्चन कुछ भी आए उससे रिलेटेड पॉइंट्स वही डालने हैं हर जगह। और ये हर चीज़ पर एप्लीकेबल है, हर टॉपिक पर, चाहे GS2 और 3 में खास करके कि कोई भी टॉपिक हो उस पर आपके पास 5-10 पॉइंट एकदम रेडी हो, और क्वेश्चन कैसा भी हो उसी को इधर उधर सेट करके डालना है। अब जैसे इंडिया बांग्लादेश देख लीजिए, कितने इसमें इश्यूज हैं, 3 ही हैं बस। एक फंडामेंटलिज्म, दूसरा लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, और तीसरा आपका वो हो गया क्या कहते हैं, तीसरा एग्रीमेंट, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि आज से चल रहे हैं, 30 साल से चल रहा है, 40 साल से चल रहा है, और आगे 10-20 साल भी यही चलेगा। तो ये अब इंडिया बांग्लादेश में कोई भी सवाल आ जाए, या इंडिया और ईस्ट एशिया में भी आ जाए लगभग, ये भी मान लीजिए,
तो आपको घुमा फिरा के यही पॉइंट डालने हैं, ठीक है। तो उससे ये क्वेश्चन क्या होता है ना, कई बार ऐसे बना देते हैं कि यार एस्पिरेंट डर जाए कि यार मतलब इंडिया बांग्लादेश कुछ और ही पूछ ले, ऐसा होता नहीं, आपको घुमा फिरा के वही सारे पॉइंट्स उसमें डालने हैं। और जैसे आप इंडिया वेस्ट एशिया ले लीजिए, अब इंडिया वेस्ट एशिया में कितने टॉपिक्स होंगे मुश्किल से, एक तो आपका हो गया रेमिटेंसेस वाला इशू, और मतलब ट्रेड वाला इशू हो गया, इंडियन ओशन से कैसे कनेक्टेड है, और ये सब पाइपलाइन इशू हो गया, पोर्ट्स हो गया ईरान में। तो ये क्या बड़ा ही आपको कीवर्ड्स याद हैं, ठीक है, तो कीवर्ड्स याद होना बड़ा ज़रूरी है, उसी पे फिर आप एक्सपैंड कर दीजिएगा। हो सकता है कि आप कई बार इंट्रोडक्शन में ही वो निकाल दें कि भाई इंडिया ईरान है, हिस्टोरिकल लिंकेजेस हैं, वो सब नहीं पूछ रहा है इसमें, ठीक है। उसमें पूछ रहा है कि क्या इकोनॉमिक ट्रेड एडवांटेजेस हैं, पॉलिटिकल क्या अंडरपिनिंग्स हैं इसके, ठीक है। बाकी एक जब आप आंसर लिखते हैं जीएस की किसी भी पेपर का, तो कई बार ये हो जाता है कि जैसे 4 पॉइंट आता है आपको, तो हर एक पॉइंट में आप 4-5 लाइन लिखिएगा, ठीक है, 4 लाइन 5 लाइन, एक पॉइंट लिखा, दूसरा भी 4-5 लाइन में लिखा, तीसरा भी 4-5 लाइन में। तो इससे ये होता है कि अल्टीमेटली आप सिर्फ 4 पॉइंट कवर कर पाते हैं। तो वो 4 पॉइंट अगर आप कवर कर पा रहे हैं तो ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, फिर आपको नंबर भी वही 2-2.5 देता है वो। इससे अच्छा स्ट्रैटेजी ये है कि आप 10 पॉइंट लिखिए और हर एक पॉइंट को सिर्फ एक लाइन में कर दीजिए। जो आपने एक लाइन में पॉइंट लिख दिया ना, तो फिर एग्जामिनर समझ जाता है कि यार इसको आता है। अब एक लाइन अगर लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये तो है ही ना कि 3-4 लाइन में भी उसको एक्सपैंड कर सकते हैं, और ओवरऑल जो है मतलब नंबर ऑफ पॉइंट्स वो भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स डालने की कोशिश करिए। और फिर कंक्लूजन जो है किसी भी आंसर का, वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, जीएस में खास करके। ऐसे में शायद वो एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन जीएस में तो एकदम पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि जैसे आप एडमिनिस्ट्रेशन में जा रहे हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन में बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि कुछ खामियां भी हो ना, तो उसको साथ लेकर चलें और कुछ अच्छा ही निकले, थोड़ा ऑप्टिमिज्म बरकरार रहे क्या। तो इसलिए उसको हमेशा मतलब पॉजिटिव नोट पे एंड करें। बाकी हाँ, एक और चीज़ ज़रूरी है कि ये पहले से तय हो कि क्या छोड़ना है, ठीक है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल मतलब आप हाफ हार्टेड मैनर में करते हैं और उसका कोई फिर फ़ायदा नहीं होता, मतलब सवाल कर भी नहीं पाए, समय भी वेस्ट हो गया। तो जैसे मैंने साइंस टेक छोड़ दिया था, तो 3 सवाल आए थे GS 3 में, तो वो छोड़ दिया था मैंने, मतलब कि ये नहीं ही करना है। तो ये क्लियर था फंडा कि भाई ये नहीं करना है। तो उससे ये होता है कि बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं, इकोनॉमिक, इंडियन इकोनॉमी या स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, वो सब आप अच्छे से कर लेते हैं, उसमें फिर आपको कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। और एक चीज़ होती है आंसर का स्ट्रक्चर। जब आप अभी आंसर राइटिंग शुरू करेंगे, आप में से कितने लोगों ने शुरू कर दिया आंसर राइटिंग? सब लोग शुरू कर दीजिए, बड़ा ज़रूरी है। मतलब आंसर राइटिंग तो अभी से शुरू कर देना चाहिए, जिस दिन प्रीलिम्स ख़त्म हो उसके अगले दिन से, बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए। उससे ये होता है कि आप आंसर के स्ट्रक्चर को पकड़ लेते हैं। आंसर का स्ट्रक्चर जब मैं कहता हूँ तो उसका ये मतलब हुआ कि कोई भी टॉपिक जैसे आपके दिमाग में आया, तो आप ये सोचिएगा कि ये पहले टॉपिक आया क्यों, पब्लिक डिस्कशन में क्यों आया है टॉपिक, कोई तो कारण होगा। ब्रेक्जिट अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है, एक मतलब एक हिस्ट्री है, कुछ कहीं से आ रहा है वो, तो वो हुआ, और आगे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या कारण है कि ये हुए, ठीक है। जैसे अब GST का इशू है, तो GST कहाँ से आ रहा है, 10 साल से चल रहा है, 2002 से ही चल रहा है, ठीक है, 14 साल से चल रहा है GST, और क्यों नहीं पास हो रहा है, क्या कोई इंस्टीट्यूशनल ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है। दूसरे देशों में काम कर रहा है तो कैसे कर रहा है, उसमें क्या खामियां हैं, वाकई में काम कर रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से अपने आप से सवाल पूछना शुरू कर दीजिए किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। वैसे भी आमतौर पर ज़िंदगी में भी कुछ दिख रहा है ना, तो सवाल पूछना शुरू कर दीजिए कि भाई बारिश हो रही है, इस बार बारिश अच्छी हो गई तो क्यों हो गई, नहीं होती तो क्या होता। अब बारिश अच्छी हो गई तो क्या ज़रूरी है कि इकोनॉमी में भी कुछ फ़ायदा होगा, ऐसा पढ़ते तो थे कि फ़ायदा होता है, क्या सही में हुआ फ़ायदा। तो इस तरीके से सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप सवाल पूछना शुरू कर दीजिएगा ना, तो आप आंसर के स्ट्रक्चर को पकड़ लीजिएगा। आंसर के स्ट्रक्चर को पकड़ने से एक फ़ायदा बहुत अच्छा होता है कि कोई आपको अगर सवाल नहीं भी आता है ना, तो आप अगर उसको स्ट्रक्चर में फिट कर दे तो 1-1.5 नंबर तो दे ही देगा यार, ऐसा नहीं है, मतलब आधा भी दे तो बहुत है, ठीक है। बहुत GS 2 में आधा नंबर भी बहुत मैटर करता है, ठीक है। नंबर खींचना मुश्किल है उसमें। तो जैसे इस बार एक सवाल आया था, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सोलेशन है,
ठीक है, मुझे नहीं लगता किसी को भी आता होगा, शायद एक आध किसी को आता होगा। तो आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट वो भी मैं लिख के आ गया है, भले ही गलत लिखा लेकिन एक मतलब एक संतुष्टि तो होना कि यार लिख के आए पेज मतलब खाली ना छोड़े, मतलब अगर दिया है तो कुछ ना कुछ लिख के आए। चलिए अब वो उनकी स्वेच्छा पर निर्भर करता है कि वो नंबर देते हैं कि नहीं देते। तो एक ये आंसर के स्ट्रक्चर को पकड़ने से बहुत फायदा होता है कि अगर थोड़ा ना भी पता हो ना तो भी हो जाएगा। जैसे आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन आया, तो कॉन्सिलेशन का कुछ खास उनको मतलब पता नहीं था, आर्बिट्रेशन थोड़ा पता था, तो कहा यार क्या होगा मतलब। तो आर्बिट्रेशन सोचा कि यार कुछ यही बना रहे होंगे कि आर्बिट्रेशन आसान हो जाए, ठीक है, जुडिशियल प्रोसेस आसान हो जाए। तो जुडिशियल प्रोसेस क्यों आसान हो? तो जुडिशियल प्रोसेस इसलिए आसान हो कि जीडीपी चलता है, तो जुडिशियल प्रोसेस इसलिए आसान कर दे कि कंपनीज के लिए अच्छा हो जाए, एमएनसीज बाहर से आ रही हैं, एफडीआई हो रहा है अच्छा, तो लिटिगेशन में ज़्यादा ना पड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ गठजोड़ करके एक आंसर खड़ा कर दें आप 2-4 मिनट में, उसमें 8 मिनट ना लें, ठीक है, 2-4 मिनट में एक आंसर खड़ा कर दें। उसके बाद हाँ मतलब कई लोग फिर इसका आपको कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू भी देंगे कि यार जो नहीं आता है उसको छोड़ ही दो, जो आता है उस पर और समय दो। मुझे लगता है जो आता है ना उसको लिखने में तो 5 ही मिनट लगता है, ठीक है। जो बिल्कुल आता है खटाखट पॉइंट लिख दीजिएगा, 5-6 मिनट लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो थोड़ा आता है थोड़ा नहीं आता है, सोचना पड़ेगा, थोड़ा लिंक बनाना पड़ेगा, तो उन सवालों में लगते हैं 8 मिनट, 10 भी लग जाते हैं, 12 भी लग जाते हैं, वो पे ऑफ करता है। और कुछ जैसे आर्बिट्रेशन टाइप सवाल होते हैं तो उसमें ईंट पर ईंट जोड़ के कुछ ना कुछ खड़ा कर दे, ठीक है, एयरी स्ट्रक्चर ही हो कोई बात नहीं, है तो एग्जाम ही ना कुछ ना कुछ लिख के आ जाए उसमें। तो एक ये है। और दूसरी बात एक ये है कि जब आप जैसे सपोज GS3 का आंसर लिख रहे हैं तो ये ना डरें कि यार फिलोसफिकल एंगल कैसे घुसाएं इसमें, समझ रहे हैं, या एथिकल एंगल कैसे घुसाएं। GS2 में लिख रहे हैं तो यार ट्रेड वाला एंगल कैसे दें इसमें, ठीक है। तो क्योंकि GS जो है बड़ा ही जनरल डिफ्यूज्ड है, बड़ा ब्रॉड बेस्ड है, और इसमें कोई रोक टोक नहीं है कि यार यही लिखना है, वही कोई मतलब ऐसा एकदम रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है कि इसी तरीके से लिखना है या उस तरीके से लिखना है, समझ रहे हैं। तो कहीं भी रिमोटली भी रिलेटेड होना इशू तो वो आपको लिख देना चाहिए। 1-8% भी रिलेटेड हो तो वो लिख दीजिए, क्योंकि वो काउंट करता है पॉइंट्स में। जैसे मैंने आपको बताया ना कि 10 पॉइंट्स आप लिख के आइए, क्या होता है कि 10 पॉइंट मैंने कह तो दिया लेकिन घर से आप 5 ही याद करके आए होंगे, ठीक है, 2 वहाँ पे और ऐड करिए और 2-3 और रिपीटेटिव वाला कर दीजिए, ठीक है। तो उससे लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ऊपर लिखिए, पहले 5 एकदम सॉलिड होने चाहिए, बाकी थोड़ा ढीला भी चल जाएगा उसमें, तो कोई दिक्कत नहीं है। और जो कई लोग शायद पैराग्राफ वगैरह में भी लिखते हैं, तो पैराग्राफ में ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि नहीं लिख सकते, बस आपकी प्रैक्टिस की बात है कि कितना अभ्यस्त हैं आप उस स्ट्रक्चर में पैराग्राफ में लिखने में। और थोड़ा अगर आपको मतलब टाइम मैनेज कर पा रहे हैं पैराग्राफ में तो कोई इशू नहीं है, लेकिन वैसे मैक्सिमम लोग पॉइंट्स में ही प्रेफर करते हैं। मैं भी पैराग्राफ में लिखता था, बाद में लगा कि नहीं यार पॉइंट में ही शिफ्ट कर जाते हैं, वो ठीक रहता है थोड़ा। और जो जैसे मैंने आपको कहा ना कि थोड़ा मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स कवर्ड होने चाहिए, उसमें आप हेडिंग लिख दें और फिर तुरंत आना है दूसरे पे, तो उसमें पैराग्राफ में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, ठीक है। एक और बात, उसमें जब सवाल आते हैं मेंस में तो उसमें क्रिटिकली एनालाइज, डिस्कस, एन्यूमरेट, इलस्ट्रेट, ये सब थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो बारिंग अ फ्यू लाइक सपोज इलस्ट्रेट है तो उसमें तो क्लियरली खैर लिखा हुआ है ना कि एग्जाम्पल देना है, ठीक है। तो इलस्ट्रेट उसमें तो आपको एग्जाम्पल देना है, बाकी जितने भी है ना क्रिटिकली एनालाइज और या सिर्फ एनालाइज, एक्सप्लेन, डिस्कस, तो उसका कोई मतलब है नहीं, चीज़ एक ही लिखनी है, ठीक है। जो घर से पढ़ के आए हैं वही लिख दीजिए। और मतलब घर से पढ़ के आप यही है ना कि यार ये प्रोज है इस टॉपिक के, ये वाला टॉपिक है, कॉन्स ये हैं, और कॉन्स क्या मतलब थोड़ा हल्का क्रिटिसाइज कर दीजिए। क्रिटिसाइज करना बड़ा ज़रूरी है, थोड़ा हल्का से क्रिटिसाइज कर दीजिए, तभी तो थोड़ा कुछ स्पेस रहेगा ना, नहीं तो वो तो बड़ा डॉगमेटिक हो जाएगा, मतलब एब्सोल्यूट हो जाएगा ना कि यार ये जो हो गया वही सही है।
लेकिन फिर आखिरी में एंड पॉजिटिव नोट पे करना है, ठीक है, कि अगर ये खामियां दूर हो जाएं तो बड़ा अच्छा रहेगा और देश के लिए फ़ायदा होगा। तो इस तरीके से एंड करिए सवाल को। क्रिटिसिज्म इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि लगे कि यार मतलब एक ही डायमेंशन में नहीं सोचता है आदमी, अलग अलग डायमेंशन में सोचता है। क्योंकि मतलब जब आप सर्विस में भी चले जाएंगे तो वही होता है कि आपको तो पता ही होगा ना, मतलब क्रिटिसिज्म किस प्रोग्राम की क्या खामियां हैं। और वैसे भी अपने देश में तो यही चलता है कि एक ही अप्रोच चलता है, हर जगह के लिए एक ही प्रोग्राम है। तो हर जगह के लिए एक ही प्रोग्राम है तो फिर उसमें उसको डोवटेल नहीं किया जाता है हर जगह की ज़रूरतों के हिसाब से, तो खामियां रह ही जाती हैं। तो आपको इस तरीके से सोचने की क्षमता डेवलप करनी है कि उन खामियों के बावजूद जो है वो चलता रहे, ठीक है। आपको पता है वो क्या खामियां हैं, लेकिन फिर भी आप उसको ओवरकम करता है एज इन सर्विस में, तो वो आपके आंसर में जो है झलकना चाहिए, ठीक है। और GS4 पे अगर हम लोग आए तो 4 बड़ा ही ट्रिकी हो जाता है मेरे ख्याल से। तो GS4 में जो है पढ़ना इसमें कुछ खास ऐसा है नहीं, मतलब कि जो कहते हैं ना कि एक आपको बेसिक पता होना चाहिए, जैसे इंडियन इकोनॉमी है वो पता होना चाहिए या पॉलिटी है वो पता होना चाहिए, तो उतना पढ़ना नहीं है इसमें। थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए कि एटीट्यूड क्या होता है, एप्टीट्यूड क्या होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, मीनिंग ऑफ द टर्म्स, ठीक है। बाकी बाज़ार में जो है बहुत लोग बहुत कुछ पढ़ाते हैं, कुछ ज़्यादा ही पढ़ा देते हैं, ठीक है, कि प्लाटो क्या कह रहा है, एरिस्टोटल क्या कह रहा है, ये अरे फिलॉसफी का थोड़ी एग्ज़ाम है। मेरा तो ऑप्शनली खैर फिलॉसफी था, तो फिलॉसफी का पेपर नहीं है वो एथिक्स का पेपर है। एथिक्स क्या कहता है कि क्या ठीक हो, क्या उचित हो, किस मामले में उचित हो, तो एक फ्रेमवर्क में क्या उचित हो। अब वो फ्रेमवर्क क्या है हमारा, एक तो हो गया मतलब सोसाइटी का एक सुपर फ्रेमवर्क हो गया, उसके अंदर बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क है, फैमिली का फ्रेमवर्क है, बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस का फ्रेमवर्क है। तो उसमें जब आप रहते हैं इतने सालों से तो आपको पता होना चाहिए कि क्या उचित है, ठीक है। और अगर हम सपोज मान के चलिए कि ये लिख ही दें कि अरिस्टोटल साहब ये कह रहे हैं, तो अरिस्टोटल साहब क्या कह रहे हैं वो तो 2000 साल पहले कह के चले गए ना। सोसाइटी तो बदल गई ना, फिर एडमिनिस्ट्रेशन तो बहुत बदल गया ना। आज जो एथिक्स जो डिटरमाइन होते हैं वो तो बहुत सारे फोर्सेस से होते हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, इतने सारे फोर्सेस से होते हैं, सब बहुत तेज़ी से बदल रहा है। तो अगर हम ये कहते हैं कि एरिस्टोटल साहब ने ये कह दिया इसलिए हम ये करते हैं, तो वो तो बड़ा गलत हो जाएगा, क्योंकि वो प्रासंगिक ही नहीं है, कॉन्टेक्चुअल नहीं है अभी कि उन्होंने क्या कह दिया। और उसमें ये ज़रूरी है कि आप क्या करिएगा, ठीक है। और अगर आपने ये कह दिया कि भाई प्लाटो ने ये कह दिया, तो बड़ा फिर अगेन वन साइडेड डॉगमेटिक हो जाएगा, ठीक है। वो फिर एग्जामिनर को लगेगा कि फिर आपने क्या सीखा सोसाइटी में रह के, आपने भी तो कुछ सीखा होगा इंस्टीट्यूशंस में रह के, तो वो ये जानना चाहते हैं कि आपने क्या सीखा। और जब आप उसमें आंसर करते हैं तो उसमें आप जिन्होंने मेंस दिया होगा तो कई लोग ये बताते हैं ना कि मेरिट्स लिखिए, डीमेरिट्स लिखिए और ऑप्शंस लिखिए, एंड उसके बाद ये लिखिए कि फाइनली कौन सा ऑप्शन आप एक्सरसाइज करिएगा, है ना। तो हर सवाल में उसकी आवश्यकता नहीं होती है, कुछ सवालों में ज़रूर आवश्यकता होती है जिसमें पूछा जाए डायरेक्टली कि मेरिट्स क्या हैं, डीमेरिट्स क्या हैं। इस बार जो सवाल आए थे केस स्टडीज़, उसमें ये नहीं पूछा गया था कि मेरिट्स क्या हैं, डीमेरिट्स क्या हैं, फिर भी बहुत लोग लिख के आ गए, उनको लगे यही स्ट्रक्चर है। तो ऐसा नहीं है, जब ना पूछा जाए तो क्यों लिख रहे हैं। उसमें सीधा पूछा गया था कि आप क्या करिएगा, तो आप क्या करिएगा, फिर तो वो एक सिंपल प्रोज का क्वेश्चन हो गया कि मतलब पैराग्राफ में लिख दीजिए। जब ये पूछा जाए कि मेरिट्स डीमेरिट्स क्या है तभी उसको मेंशन करिए, नहीं तो ऐसे मतलब अन्यथा मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और एथिक्स में एक और इशू है कि इसमें एक ही इशू हो सकता है, बाकी चर्चा में तो हम सब लोग बता ही सकते हैं ना कि हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करते हुए बता ही सकते हैं। तो उसमें बस एक्सप्रेशन का इशू हो सकता है कि हम एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं कि किस तरीके से हम अपने ऑप्शंस एक्सरसाइज करेंगे या क्या करेंगे। तो एक्सप्रेशन के इशू को कैसे डील किया जाए, तो एक्सप्रेशन के इशू को डील करने के लिए जितना आप मैक्सिमम लिख सकते हैं ना उतना लिखिए, ठीक है। टेस्ट्स करिए और आंसर्स बहुत लिखिए, बहुत ज़्यादा आंसर्स लिखिए, जितना लिख सकते हैं उतना लिखिए। घर बैठिए और 8 मिनट में आंसर लिखिए,
9 मिनट एग्जाम में मिलता है, आज से लिखिए, पढ़िए मत, आज से लिखिए, ठीक है। पढ़ना तो चलता ही रहेगा, पढ़ना तो जिंदगी भर चलता रहेगा, ठीक है। सिलेबस कभी कंप्लीट होता ही नहीं है इसका, ठीक है। तो आंसर्स मैक्सिमम लिखिए तो एक्सप्रेशन का जो इशू अपने आप रिजॉल्व हो जाएगा। उसको आप फोरम IAS पे डालिए, जहाँ टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया हुआ है वहाँ दिखवाइए, ठीक है। मॉडल आंसर देखिए, और अगर मॉडल आंसर से नहीं भी मैच कर रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है। हो सकता है आपका आंसर उससे बेहतर हो, मॉडल आंसर कुछ होता ही नहीं है एथिक्स में, और उससे मतलब डिसहार्टन होने की ज़रूरत नहीं है कि यार आंसर मैच नहीं किया, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ दिनों बाद जब आप 50-60 आंसर लिख लीजिएगा एथिक्स के, तो आपको खुद ही रियलाइज़ होने लगेगा कि किस तरीके से आंसर को फ्रेम करना है, किस तरीके से लिखना है उसे। और आपने एक्सप्रेशन के इशू को टैकल कर लिया, उसके बाद ये होता है कि एथिक्स का पेपर बहुत लंबा होता है, मतलब जल्दी काफ़ी लोगों का छूट जाता है, 25-30 नंबर का, एक आध केस स्टडी रह जाती है, या जो 10-10 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी काफ़ी लंबे होते हैं। तो उसको फिर वही है कि आप एकदम सेट टाइम फ्रेम में सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, ठीक है। तेज़ लिखने का प्रयास करिए, ठीक है। थोड़ी राइटिंग जो कहते हैं ना लोग कि राइटिंग और ये अंडरलाइन, कभी मैंने अंडरलाइन नहीं किया। राइटिंग मुझे खुद ही नहीं समझ आ रही थी क्या लिखा, इतना लंबा पेपर होता है उसका, तो वो समझ जाते हैं, लेकिन ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, वो समझ जाते हैं। मैं खुद ही एक बार देखा एथिक्स का कि क्या मतलब वो एक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस होता है उसमें एथिक्स के पेपर, जो आ रहा है बस लिख दीजिए, सोचिएगा एग्जाम के बाद कि क्या लिखा है तो ये फ्रेम ऑफ माइंड डेवलप करने के लिए ना कि लिखने का, उसके लिए बहुत प्रैक्टिस करिए। आंसर लिखिए मतलब ऐसे कि मतलब अंत है बिल्कुल, ये यही एक चांस है, और मतलब बिल्कुल यही एक चांस है। उसके बाद ये वाला ये नहीं तो कभी नहीं, इस तरीके से आंसर लिखिए, क्योंकि बाकी कोई भी कुछ भी स्ट्रैटेजी बताते रहे, ठीक है, हो सकता है काम करे, हो सकता है ना करे, ये स्ट्रैटेजी जरूर काम करेगी, ठीक है। इसमें कोई ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये ना करे, थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, ये ज़रूर काम करेगी। और बाकी जहाँ मतलब स्ट्रैटेजी की बात होती है ना, मुझे लगता है कि इस एग्ज़ाम में क्या ही स्ट्रैटेजी होगी, हर किसी की अपनी एक यात्रा है, और हर किसी की यात्रा यूनिक है। तो मैं ही कुछ बता दूं तो इसलिए मत मान लीजिए, ठीक है। आपको अगर ठीक लगे तभी मानिए। हो सकता है मतलब मेरी भी जो स्ट्रैटेजी है वो आपकी स्ट्रैटेजी नहीं होगी, तय बात है, बिल्कुल तय बात है, क्योंकि एग्ज़ाम डिज़ाइन ही इस तरीके से है कि हर एक इंडिविजुअल के लिए स्पेस है, हर एक इंडिविजुअल को मोल्ड करने का मौका मिले अपने आप को। और ये आपको तैयारी के दौरान पता लग ही गया होगा कि एक साल जब कोई भी तैयारी करता है ना UPSC की, तो आदमी बदल जाता है थोड़ा, ठीक है। सोच अच्छी बदलती है, अच्छा मतलब सोच अच्छी हो जाती है थोड़ी, ठीक है। बहुत कुछ पता चलता है। अभी तक तो जैसे हम लोग मैक्सिमम इंजीनियर रहते हैं तो थोड़ा मतलब उस तरीके से सोशल एंगल नहीं डेवलप होता है ना। अब थोड़ा अखबार पढ़ते हैं, देश दुनिया में क्या हो रहा है, गरीबी है तो क्यों है, तो आप वाकई में इन टॉपिक्स के बारे में फील करते हैं कि भाई माल न्यूट्रिशन है, भूखमरी है तो क्यों है, कुपोषण है तो क्यों है, क्या दूर किया जा सकता है। अब जैसे सूखा है, सूखा का तो ये है कि मुझे तो मतलब ठीक है नेचुरल कारण भी है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव फॉल्ट्स भी बहुत हैं। एडमिनिस्ट्रेशन से भी बहुत कुछ डील किया जा सकता है सूखे में। और तो मतलब और आजकल तो पेपर ऐसा डिज़ाइन हो गया है ना कि आप घर से कुछ भी पढ़ के ऐसे पहले जाते तो पहले मतलब 5-6 साल पहले तो आप कुछ पढ़ के गए, याद करके गए, और आपको वही वहाँ पे जाके लिखना है। अब ऐसा नहीं है। अब जब तक आप टॉपिक के बारे में रियली फील नहीं करिएगा ना, ठीक है, मतलब रियली फील में एनालाइज अपने आप से नहीं करिएगा, तब तक आप आंसर नहीं लिख सकते हैं। जैसे चाइल्ड अब्यूज़ है, पॉस्को है उसका लॉ, ठीक है, तो पॉस्को में ठीक है 2-4 पॉइंट तो लीगल आपको पता होनी ही चाहिए बेसिक। उसके बाद आप खुद से भी बहुत कुछ सोच सकते हैं। तो अपने आप को खुला छोड़ दीजिए सोचने में, डिफरेंट डायमेंशंस में, ठीक है। कोई मतलब ऐसी और डिफरेंट डायमेंशंस में सोचने की आदत डाल, ठीक है। और जैसे सपोज मैंने वो एग्रीकल्चर और ग्लोबलाइजेशन वाला टॉपिक कहा, तो क्या होता है कि एग्रीकल्चर और ग्लोबलाइजेशन में ना कभी डायरेक्ट सवाल पूछेगा ही नहीं, ठीक है। वो कभी ये नहीं पूछेगा कि भाई वो रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप में क्या दिक्कत है। अब इस बार क्या पूछ दिया था कि एग्रीकल्चर जो है उसका ये डिजिटल इंडिया से क्या कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से वो
कहीं और से किसी और चीज़ को कनेक्ट कर देगा। लेकिन अब इसमें बहुत पॉइंट्स हैं। शुरू में थोड़ा देख के लगता है अचंभा सा कि मतलब कैसे हो सकता है, ये डिजिटल इंडिया पे 2-4 पॉइंट ही बनेंगे, लेकिन बहुत कुछ, हर चीज़ हो सकती है। सीड्स खरीद सकते हैं ऑनलाइन, वेदर रिपोर्ट हो सकता है, मतलब प्री हार्वेस्ट, पोस्ट हार्वेस्ट और फ्लोइंग और वो सब कुछ उससे रिलेटेड है, सब कुछ, मार्केटिंग तक, ठीक है। मार्केटिंग के लिए अलग आदमी बैठा है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए अलग आदमी बैठा है, और मार्केट से तुरंत लिंक हैं, प्राइसेस तुरंत देख सकते हैं, मतलब बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। और एक मतलब जैसे मेंस आपने दे दिया, ठीक है, और इंटरव्यू सपोज मतलब लग रहा है कि अच्छा गया है मेंस, तो मेंस वैसे अच्छा गया हो ना गया हो, मेंस के बाद शायद ही कोई पढ़ता है, एक आदमी कोई फर्क खास पड़ता नहीं है ना, तो शायद ही कोई पढ़ता हो, तो उसमें थोड़ा ना जनरल रीडिंग की हैबिट डाल दीजिए कि थोड़ा, और उस जो मैं बता रहा हूँ ना रीडिंग, तो उसमें यह है कि उस तरीके से नहीं पढ़ना जैसे स्पेक्ट्रम या लक्ष्मीकांत पढ़ता है कि यार मतलब ये तो मतलब रट के ही छोड़ना है, या ये तो मतलब कंठस्थी कर लेना है, उस तरीके, इजी रीडिंग, ठीक है। तो उससे क्या होता है, पर्सपेक्टिव डेवलप होता है, माइंड की जो सोचने की क्षमता है ना वो डिफरेंट डायमेंशंस में जाती है। जैसे अमर्त्य सेन हो गए, उनकी किताब पढ़िए, अरविंद पांगरिया हो गए, उनकी किताब पढ़िए, रघुराम राजन हो गए, ठीक है, ये सब, लेकिन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से नहीं। ये मतलब अगर इंटरव्यू में सिलेक्शन भी हो गया ना तो वहाँ जाके आप अच्छा कर सकते हैं। आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन हो गई, इंडिया एंड अनसर्टेन ग्लोरी किताब है, सेन और ड्रेस। तो और बाकी इंटरव्यू में पूछा भी यही जाता है कि जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बड़ा ही कॉमन टॉपिक है ना। अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे अगर आप सेन को पढ़ के जा रहे हैं तो सामने वाला नहीं काट सकता, नहीं, नोबेल प्राइज़ मिला, कैसे आप काट सकते हैं। तो और एकदम डेटा बेस्ड होता है वो, तो डेटा के साथ लोडेड होता है, और इस तरीके से होता है कि आपको याद रह जाता है, ठीक है। और डायरेक्टली आप बता सकते हैं कि सर मैंने यहाँ पढ़ा था और इन्होंने ये बात कही है, ठीक है, और तो फिर वो बोलेंगे कि नहीं भगवती ने तो ये बात कही, ठीक है। तो आप कहिएगा कि नहीं सर बात तो ठीक है, लेकिन आप भी सही मैं भी सही, लेकिन एंड तो सेम ही है हम दोनों का, ठीक है। तो हो सकता है कि मतलब भगवती वो कोट कर दें, ऐसे सेन नहीं करिएगा, ठीक है सर, ड्रेज ने कहा है, जॉन ड्रेज ने कहा है, ठीक है, तो उनके साथ सेम काम करते हैं। तो इस तरीके से अब वैसे मैं इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था, तो दो लोगों ने बड़ा ही धूम मचाया था इकोनॉमिक लिटरेचर में। तो मतलब थॉमस पिकेटी की किताब थी कैपिटल, ठीक है, पिकेटी मतलब थोड़ा किताब ना भी पढ़ी तो कोई बात नहीं, एक समरी टाइप होना चाहिए कि क्या बेसिक आर्गुमेंट क्या है किताब में। और एक थे एग्नेस डीटन जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था, तो डीटन ने भारत पे बहुत काम किया था, और हंगर वगैरह, और ड्रेस ने भी काम किया था उनके साथ। तो इस तरीके से जब आप इंटरव्यू की तैयारी करते हैं ना तो इकोनॉमिक इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और पूछे जाएंगे। जैसे मैं तो जैसे बिहार से हूँ, तो बिहार, यूपी, उड़ीसा, झारखंड, इन सब जगहों से आपको माल न्यूट्रिशन रिलेटेड सवाल शायद पूछे जाएँ, क्योंकि मतलब वहाँ ये दिक्कतें हैं तो वो हमें डील करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो उन सब को डील करने के लिए, आंसर करने के लिए ये आप पढ़ के जाएंगे तो अच्छा होगा। और नहीं भी हुआ ना फिर मेंस में या इंटरव्यू में, तो फिर आगे के लिए आपका अच्छा ही होगा वो, मतलब आपने पढ़ लिया है तो सही चलेगा, ठीक है। तो ये अभी नहीं ज़रूरत है रीडिंग करने की, प्रीलिम्स मेंस से पहले नहीं है, वो एकदम खतरनाक। फिर आंसर लिखिए, कोई बात नहीं, सिर्फ आंसर। और एक और चीज़ थी कि योजना और कुरुक्षेत्र नाम की मैगजीन आती है, और भी बहुत कुछ आता है, सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल, सिविल सर्विसेज टाइम्स, पता नहीं क्या क्या। तो वो शायद आप लोग पढ़ते होंगे। वो मतलब मुझे लग गया था कि मैं नहीं पढ़ सकता 1 महीने पढ़ के। सपोज पढ़ भी लिया ना तो याद ही नहीं रहेगा, ठीक है। सपोज पढ़ भी लिया, मतलब महीने में 2 दिन दे दिए सपोज योजना को, उसके बाद क्या ही कर लेंगे पढ़ के, उसको याद ही नहीं रहेगा। और फरवरी की योजना मुझे थोड़ी ना दिसंबर में याद रहेगी। तो उसका एक तरीका है ये कि कैसे किया जाए। तो योजना आप छोड़ दीजिए योजना, मतलब अगर आप डील कर पा रहे हैं तो वाकई बहुत काबिले तारीफ बात है। तो क्योंकि क्या होता है ना, 2 दिन लगे पढ़ने में, 2 दिन लगे नोट्स बनाने में, और 10 दिन लगे फिर रिवाइज करने में, तो इतना वर्थ है नहीं यार, ठीक है। अब उसमें जो लोग लिखते हैं वो
एकदम केस स्टडी सीरियस हो गया। अब उसमें दिक्कत थोड़ा ये हो जाता है कि सैनिटेशन पे है तो सारे आर्टिकल सैनिटेशन, अरे एक पढ़ लेंगे यार 5 पॉइंट पढ़ लेंगे कि सैनिटेशन क्यों ज़रूरी है, 5 पॉइंट पढ़ लेंगे कि क्यों नहीं हो रहा है, 5 पॉइंट पढ़ लेंगे कि स्वच्छ भारत जैसे और प्रोग्राम्स थे वो सफल क्यों नहीं हुए, 5 पॉइंट पढ़ेंगे कि स्वच्छ भारत क्या है, उसके बाद पढ़ेंगे कि इसमें क्या खामियां है, आगे क्या करना है, क्या इसमें हो गया कवर। तो वो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है योजना पढ़ना। अगर पढ़ भी लेते हैं तो बाकी सब कुछ ऑप्शनल छूट जाएगा, कुछ छूट जाएगा, इतना मतलब करने की ज़रूरत है नहीं। तो मैंने क्या किया था एग्ज़ाम से पहले, मतलब एग्ज़ाम की सुबह एग्ज़ाम की सुबह मतलब GS 3-4 से पहले, 2 के लिए तो उतना नहीं पढ़ा था, 3-4 से पहले मैंने क्या किया कि योजना 12 महीने की थी मेरे पास, तो उसमें प्रीफेस आता है, 12 इश्यूज़ का प्रीफेस पढ़ लिया, तो 12 पेज हुए। तो वो प्रीफेस पढ़ लीजिए आप, पूरे योजना का सार उस प्रीफेस में है, ठीक है ज़्यादा नहीं करना, वो प्रीफेस आप पढ़ लीजिए, सब कुछ जो उस आर्टिकल्स में जो केस स्टडी में लिखा हुआ है ना, सब कुछ उस प्रीफेस में है। और एग्ज़ाम से पहले पढ़ के जाइएगा ना 1 घंटे, भूल तो सकते नहीं हैं आप इतना प्रेशर होता है, भूल तो सकते नहीं है, याद तो रह जाएगा वो। तो एक और ये है फिलॉसफी, ऑप्शनल था यार मेरा, लेकिन नंबर उतने खास आए नहीं, तो हमको नहीं लगता कि थोड़ा 210 ही आए हैं मेरे। क्या चीज़? टेस्ट सीरीज नहीं लिया था मैंने, क्लास भी नहीं ली थी, तो इसलिए वो कम रह गया उसमें। तो वो उसका अलग ही कहानी है, पता ही नहीं था मुझे पेपर 2 का सिलेबस क्या है प्रीलिम से पहले, तो उसमें मैंने यही किया, मतलब कि मुझे लगा सिलेबस तो होगा नहीं यार पेपर 2, तो 15 साल के सवाल ही लगा लिए कि तो सवाल ही कर लेते इसी से आएगा, कहीं ना कहीं तो फंसेगा इसी से। और पेपर 2 हमारा थोड़ा डिफ्यूज सा होता है, डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, कोई भी कुछ भी लिख सकता है जाके, इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो बैठा नहीं, वो वाला स्ट्रक्चर बैठा नहीं मेरा, 95 ही आए मतलब थोड़ा रिस्पेक्टेबल सा स्कोर बना नहीं उसमें। You refer to the coaching notes or? कोचिंग नोट्स रेफर किए थे और किताब, तो थोड़ा ट्रेडिशनल। आपको क्या फिलोसफी है? Philosophy. अब मैं थोड़ा ट्रेडिशनल अप्रोच हो गया था कि मतलब जैसे वो नहीं कहते कि लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं तो आप लॉज ऑफ मोशन पर अलग ही किताब पढ़ ली है, तो वो वाला हो गया था, रसल की किताब पढ़ रहे थे और थीली और ये सब। तो इस एग्ज़ाम में ना वो नहीं चाहिए, बाद में पता चला इस एग्ज़ाम में 200 वर्ड में आप सम अप कर दें, ऑप्शनल हो या GS हो, वही चाहिए, ठीक है। कोई भी टॉपिक क्या नहीं यार मैंने दिया नहीं तो आइडिया कैसे वो करिए ना, क्या कहते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर करिए अच्छे से। ऐसे क्यों क्या किया आपने? जब आपकी इंग्लिश बैकग्राउंड में 4 साल इंग्लिश तो पढ़ा नहीं होगा। क्या चीज़? ऐसे में क्या कह रहे हैं आप? तो कैसे प्रिपेयर किया? ऐसे मैंने कुछ ना खास, देखिए एसए और GS में खास अंतर नहीं होता है, ठीक है। GS में बस ये है कि डिस्क्रीटनेस होती है, स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब ब्लॉक्स होते हैं, ईंट पर ईंट जोड़ना होता है। और एसए में ना नैरेटिव चाहिए, कोहेरेंस चाहिए, फ्लूइडिटी चाहिए एसए में, तो समा जो बांधा है वो टूटना नहीं चाहिए, थ्रेड जो है उसको पकड़ के रखिए, तो यही चाहिए एसए में। और क्योंकि चीज़ तो सेम ही लिख रहे हैं आप दोनों में। अप्रोच ये है कि कई लोग कोट से शुरुआत करते हैं, ठीक है, कोट्स का बाकायदा वो लिस्ट बनाते हैं, कई लोग कहानी से शुरुआत करते हैं, कई लोग किसी और चीज़ से शुरुआत करते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप, किसी भी तरीके से शुरुआत कर सकते हैं। ज़रूरी ये है कि टॉपिक को आप कहीं से लाएं, इंट्रोड्यूस करवाएं टॉपिक को, ठीक है, ऐसे डायरेक्टली ब्रोच ना कर दें टॉपिक को, एक टॉपिक को ना कहीं से लाएं मतलब, और उसको इंट्रोड्यूस करें। और इंट्रोडक्शन वो किसी भी तरीके से हो सकता है, बाकी जो कंटेंट है उसमें बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं, वो डायमेंशंस आपको टच करना ज़रूरी है, चाहे किसी भी तरीके से आप ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। और मतलब एक तो हाँ, और एक स्टैंड जो लेना होता है ऐसे में, जनरली क्या होता है ना कि GS में आप जो है पॉजिटिव अप्रोच पर ही आंसर को एंड करते हैं। ऐसे में क्या होता है ना, थोड़ा सटल स्टैंड लीजिए लेकिन सटल लीजिए, उतना एब्सोल्यूट स्टैंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एब्सोल्यूट स्टैंड ले लिया फिर तो ये हो गया ना कि मतलब आपने क्रिटिसिज्म का स्पेस ही नहीं छोड़ा। इस तरीके से वो एंड हो कि कोई अगर दूसरा आदमी क्रिटिसाइज करे, भले मन ही मन करे, तो वो स्पेस रह जाए उसमें। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि एक ओपन एंडिंग छोड़ दें, थोड़ा एंड करते हुए भी ओपन छोड़ दें। हाँ, ऐसे के लिए तो कुछ खास किताब नहीं पढ़नी। देखिए
वही बात है ना एक्सप्रेशन की। अगर आपको लिखने में दिक्कत आ रही है ऐसे में, किसी को अगर लिखने में दिक्कत है खास करके, तो हफ्ते में एक ऐसे लिखिए और चेक करवाइए, उसे फोरम IAS पे डालिए, अपलोड करिए, थ्रेड वगैरह चलता रहता है उसमें कि रिव्यू का, ठीक है, ऐसे का। और वही ये कंटेंट आपके पास आ जाएगा अगर आप पढ़ते रहिएगा ना GS और न्यूज़पेपर्स। कंटेंट का इशू नहीं है, you'll get the content। और ऐसे में एंडिंग तो मैंने बता ही दिया। और हाँ, जो टॉपिक आप कहीं दूर से ला रहे हैं ना उसको इंट्रोड्यूस करवाइए, ब्रोश में ऐसे डायरेक्टली मत मतलब आ जाइए ऐसे पे, ठीक है। जैसे मैंने लिखा था उस पर कैरेक्टर ऑफ एन इंस्टीट्यूशन इज रिफ्लेक्टेड इन इट्स लीडर, तो इसमें मैंने कैसे मतलब इंट्रोड्यूस करवाया कि इंस्टीट्यूशंस क्यों ज़रूरी हैं। क्योंकि जब सबसे पहले आप टॉपिक देखते हैं तो कीवर्ड जो स्ट्राइक करता है वो इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशन ज़रूरी है क्योंकि ह्यूमन ट्रांजैक्शंस ज़रूरी है। जब दुकान पे जा रहे हैं, सामान ले रहे हैं, तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हो रहा है, ठीक है। जब आप सोशल ट्रांजैक्शंस बहुत तरीके के होते हैं, पॉलिटिकल ट्रांजैक्शन, आप वोट दे रहे हैं, सरकार के हाथ में पावर दे रहे हैं, ट्रांजैक्शन हुआ, 5 साल बाद सरकार नहीं रही, वापस आपके हाथ में पावर आ गया, पावर टू चूज। तो ये ट्रांजैक्शंस हैं। कौन इसको एनेबल कर रहा है? इलेक्शन कमीशन एनेबल कर रहा है, ठीक है, वो इंस्टीट्यूशन है। तो ज़रूरी, अब इंस्टीट्यूशन जो किस लिए ज़रूरी हो गया? ह्यूमन ट्रांजैक्शंस के लिए। तो ये थोड़ा आपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया, दूर से फिलोसफिकली इंट्रोड्यूस किया हल्का सा। और फिर इसमें जैसे आपने इंडियन सिविलाइजेशन का एंगल दे दिया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन 4000 साल पहले अगर था तो क्यों था, मतलब इंस्टीट्यूशंस रहे होंगे तभी ना इतनी यूनिफॉर्मिटी रही है, नहीं तो हेट्रोजेनिटी हैफेजार्ड हो जाता है एकदम, ठीक है। होमोजेनिटी रही क्योंकि इंस्टीट्यूशंस थे, तो इसलिए ये पॉइंट उसको वैलिडेट करता है। उसके बाद एग्जाम्पल्स बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एग्जाम्पल्स जैसे हु बेटर देन मिस्टर TN सेशन आए तो इंस्टीट्यूशन ही बदल गया, या मिस्टर E श्रीधरन, दिल्ली मेट्रो इंस्टीट्यूशन ही बदल गया। अब इसमें क्या खास बात हो जाती है कि अब वो चले तो गए उस इंस्टीट्यूशन से, लेकिन इंस्टीट्यूशन दोबारा फिर खराब नहीं हुआ, वैसा ही रह गया। और ये बात एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज़रूरी हो जाती है। 2 साल हैं आप किसी जगह, अब उन 2 साल में जो है आपने कुछ चेंजेस किए उस जगह में, फिर ट्रांसफ़र हो गया, फिर चीज़ें वैसी ही होंगी, तो फिर लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट नहीं हुआ ना। कुछ आप ऐसा करके जाइए कि इंस्टीट्यूशन या पूरा सिस्टम ही बदल जाए, मतलब इंस्टीट्यूशन सिस्टम में लॉन्ग लास्टिंग चेंजेस आए। जैसे मिस्टर TN सेशन या मिस्टर E श्रीधरन करके गए, तो वो अभी तक बरकरार है उसमें, वो नहीं भी हैं तब भी हैं। तो इसलिए ये टॉपिक जैसा मतलब हर टॉपिक में होगा उसको एडमिनिस्ट्रेशन से लिंक करिए। एक पेपर तो एडमिनिस्ट्रेशन का ही है, ठीक है, तो उस तरीके से उसको लिंक करिए। और फिर एंड में जो है थोड़ा सटल सा स्टैंड ले लीजिए कि बहुत अच्छी, मतलब बात तो ठीक है कि लीडरशिप की वगैरह बात, लीडरशिप इफेक्ट करता है उसको, इंस्टीट्यूशंस को, लेकिन सिर्फ ये कहना कि लीडरशिप इफेक्ट करता है वो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जिस तरीके के लोग आ रहे हैं, जिस तरीके से सोसाइटी में एथिक्स हैं, जिस तरीके के लोग रहते हैं यहाँ पर, वही तो जाएंगे इंस्टीट्यूशन में, ठीक है। तब उनको कैसे बदला जाए? वैसे आप बदल तो सकते नहीं है, वो एक बड़ा लॉन्ग ड्राउन आउट प्रोसेस है, डायलेक्टिकल प्रोसेस है कि बहुत सारे फोर्सेस का इंटरप्ले है, ठीक है। मार्केट फोर्सेस, पॉलिटिकल जो चेंज हो रहा है, मूवमेंट जो हो रहा है सब कुछ में, तो उसका रोल है। तो इसको मेंशन कर दें। इससे क्या होता है कि एंडिंग थोड़ी ओपन एंडेड हो गई, क्रिटिसिज्म की जगह बच गई और कुछ और कहने की भी जगह बच गई। तो यही है, मतलब ऐसे का थोड़ा यही है। बाकी लिखते रहिए आप लोग, और मतलब ऐसे बहुत लोग बहुत कुछ बताते हैं, मतलब जब एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हैं, लेकिन ज़रूरी बात यह है कि जो लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई कर गए हैं ना, और जो लोग दुर्भाग्यवश नहीं कर पाए, उनमें बहुत सीरियस एस्पिरेंट जो नहीं कर पाए दुर्भाग्यवश, उनमें बहुत मामूली अंतर होता है, ठीक है। एक थोड़ा सा भाग्य और एक थोड़ा तैयारी का दिशाहीन होना, डायरेक्शनलेस हो जाना हल्का सा। तो जितना मुझे पता है उतना ही आपको भी पता है, ठीक है। और बिल्कुल लगे रहिए तैयारी में, पीछे का भूल जाइए, आगे के बारे में सोचना नहीं है, प्रेजेंट में एकदम रहना है। नाव बहुत ज़रूरी है। बाकी बस, तो और कोई सवाल हो आप लोगों का तो? And where have your email ID? हाँ बिल्कुल।
HARSH3893@gmail.com. तो बाकी आप लोगों को ऑल द बेस्ट मेंस लिखने के लिए, और आशा है कि आप लोग सब लोग इंटरव्यू तक पहुँचे, उससे भी आगे पहुँचे, और ऑल द बेस्ट।